हाँ जी, सब राजी खुशी। देखिए, आगे चलते हैं अपन। अपनी जो सीरीज चल रही थी थर्मोडायनेमिक्स की, उसके अंदर अपन ने क्या क्या कर लिया था? अपन ने बहुत कुछ कर लिया था। अपन ने मैक्सवेल की इक्वेशन है वो पढ़ ली थी, उनको डेरिव कर लिया था, है ना। उनकी उत्पत्ति देख ली थी अपन ने, कहाँ कहाँ से आ रही है। तो चार एनर्जी फंक्शन था, यू एफ जी एच, उनसे हर एक एनर्जी फंक्शन से, ऊर्जा फलन से एक एक मैक्सवेल इक्वेशन आ रही थी। उनको लिखने का तरीका, उनको डेरिवेशन अपन कर चुके हैं पूरा का पूरा, है ना। कोई से भी मैथमेटिकल इक्वेशन आए, मैक्सवेल इक्वेशन आए, आप आराम से कर सकते हो उसको, कोई टेंशन नहीं है। सेम मेथड है, सेम तरीका है सबका। अब अपन जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? मैक्सवेल की जो इक्वेशन पढ़ी है उनके एप्लीकेशंस। मैक्सवेल समीकरणों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन लिख लो। ठीक है। अब देखिएगा, जनरली किताब में तीन दे रखे हैं पर अपन चार पढ़ लेंगे कभी कभी, ऐसा कुछ नहीं है। चार एप्लीकेशंस है, ठीक है। कौन कौन से? और है भी आपके अलग अलग, पहली यूनिट में दो, दूसरी यूनिट में दो, अपन चारों को एक साथ ही पढ़ेंगे। भी मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ ली ना अपन ने, तो चारों की चारों इनके एप्लीकेशन है मैक्सवेल इक्वेशन की, वो चारों की चारों अपन एक साथ पढ़ लेंगे, ताकि ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। फिर आप दो यहीं पढ़ेंगे, इतने में मैक्सवेल इक्वेशन भूल जाए मान लो कभी, वापस फिर उनको बताना करना। तो एक साथ ही कर लेना, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम कहाँ आने वाली। तो चारों जो हैं अपन ट्राई करेंगे कि अपन एक साथ ही कर लें, ठीक है। चार कौन कौन सी हैं वो अपन देखते हैं बारी बारी से। पहली है आपकी क्लासियस क्लेप्रोन इक्वेशन। क्लाउसियस क्लेप्रोन इक्वेशन, हिंदी में लिखो तो क्लासियस क्लेप्रोन समीकरण, है ना। दूसरी अपने हैं, मैं हिंदी में बोल दूं, आप समझ जाओगे आराम से, लिख लो साथ साथ में, साथ साथ में लिखते जाओ। क्लासियस क्लेप्रोन इक्वेशन, हिंदी में लिख दूं, इंग्लिश में लिख लोगे ना आप? जूल थॉमसन गुणांक, जूल थॉमसन को कोफिशिएंट, मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में, तो आप लिखते जाना साथ साथ में। तीसरी जो है मैक्सवेल के जो एप्लीकेशंस हैं वो अपन लिख रहे हैं, ठीक है। प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांकों की निष्पत्ति। ये जो निष्पत्ति है इसको कभी कभी अनुपात भी कहते हैं। कई किताबों में अनुपात लिखा है, कहीं कहीं आपको निष्पत्ति मिलेगा, एक ही बात है। प्रत्यास्थता गुणांकों की, रेशियो ऑफ इलास्टिक कोफिशिएंट, इंग्लिश में लिख लो, रेशियो ऑफ इलास्टिक कोफिशिएंट। नेक्स्ट जो है वो क्या रहेगा? ये क्लासिस क्लेप्रोन हो गया, जूल थॉमसन हो गया, इसको ये जेटी कहते हैं शॉर्ट में, जेटी कोफिशिएंट, ठीक है। अब एक लास्ट जो बचा है वो है रुद्रोष्म विचुंबकन के द्वारा शीतलन, कूलिंग बाई एडियाबेटिक डाईमैग्नेटिज्म। वापिस बोल रहा हूँ इंग्लिश में,
कूलिंग बाय एडियाबेटिक डाईमैग्नेटिज्म, रुद्रोष्म विचुंबकन के द्वारा शीतलन। ये चार मैक्सवेल की इक्वेशन है, से अपन निकालेंगे क्या एप्लीकेशंस हैं इनकी मैक्सवेल की। देखो एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशंस का मतलब अपन मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करके एक नया रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। बात समझ में आ रही है? एप्लीकेशन का मतलब यूज किनका करना है, मैक्सवेल की समीकरणों का, और मैक्सवेल की समीकरणों से नया रिजल्ट अपन लेके आ रहे हैं, इसका मतलब वो उनके क्या है, एप्लीकेशंस है, उनके अनुप्रयोग है। ठीक है, आप कहो तो ये जो अपने को ध्यान में रखना है कि ये जो दो है फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट सारे के सारे ही हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड की प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण और दूसरा जूल थॉमसन गुणांक। जूल थॉमसन गुणांक है, इसको म्यू एच भी कहते हैं, म्यू एच। एच नीचे लिखा है पदांक के अंदर। ठीक है, अच्छा अब अपन पहले पढ़ेंगे क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लॉसियस क्लैपेरॉन समीकरण। ठीक है, ये हो गया ना। तो अपनी हेडिंग क्या रहेगी, क्लॉसियस क्लैपेरॉन समीकरण। हेडिंग लगा लो सारे के सारे, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। हो गई। सबसे पहले इक्वेशन होती क्या है वो मिल लेते हैं, अपने को डेराइव क्या करना है वो अपने को याद रखना है। डेल पी अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम वी पे एल अपॉन टी डेल वी। इसको ऐसे लिख सकते हैं एल अपॉन टी वी टू माइनस वी वन। ये जो समीकरण है ये ही कौन सी है, आपके क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण। को याद रखनी है ये वाली बात, डायरेक्ट याद होनी चाहिए आपको। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होता है, डेल पी अपॉन डेल टी इक्वल्स टू एल अपॉन टी डेल वी। डेल वी को वी टू माइनस वी वन, चेंज इन वॉल्यूम। क्लियर है? कुछ है जो आपको नहीं पता, ये क्या है सर, ये है आपके लेटेंट हीट। लेटेंट हीट हिंदी में इसको कहते हैं गुप्त उष्मा। क्या कहेंगे, गुप्त उष्मा। क्या कहेंगे, गुप्त उष्मा। ठीक है, आ रही है आवाज? ओके सर, इतनी बड़ी समीकरण याद होती है क्या हमें? कोशिश करेंगे, बार बार पढ़ोगे याद होगी, नहीं है तो तरीका है ही अपने पास में, ट्रिक्स तो है ही हर चीज की, टेंशन ना लो आप, देखिएगा। अपने बात करी थी ना कि भाई टीवी पे स्पेशल प्रोग्राम अपन देखते हैं, जब मैक्सवेल इक्वेशन की बात करी थी अपन ने, की थी ना, तो भैया वो स्पेशल प्रोग्राम क्लॉसियस क्लैपेरॉन का ही था। क्लॉसियस क्लैपेरॉन दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने मिलके ये इक्वेशन डेराइव करी थी। क्लियर है मेरी बात? अब अपन याद रखें कि वो जो स्पेशल प्रोग्राम था वो क्लॉसियस क्लैपेरॉन का ही था, है ना, ऐसे अपन याद कर सकते हैं। और अपन जब टीवी देखने जाते थे, है ना, चोरी छुप के घर से, है ना, किन्हीं दूसरों के, भाई दूसरों के घर में ही था, खुद के घर में था नहीं, तो रात में जाते थे, फिर 10 बज जाते थे, वहीं पे बैठे बैठे घर पे आते क्या होती थी, पिटाई होती थी। तो अपन ऐसे याद रखते हैं कि भाई आप पीटो हमें कितना ही पीटो, लेकिन जनाब टीवी देखेंगे, लेकिन टीवी तो देखेंगे। ये याद रखेंगे, पीटो का मतलब डेल पी अपॉन पी, टो का मतलब डेल टी, लेकिन का मतलब एल, टीवी का मतलब टीवी होता ही है। ये लो जी, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में याद होगी, याद हुई कि नहीं हुई? पीटो
लेकिन टीवी भैया, आप कहते हो ना माँ बाप से, आप अपने जब आप देर रात तक आते थे टीवी देखने के, है ना, घर पे आते थे। आपके ज़माने में पता नहीं होगी शायद टीवी, आप कहीं नहीं जाते होंगे मेरे को लगता है बाहर, है ना। हमारे टाइम पे तो नहीं थी टीवी, जाते थे देखने के लिए। तो बाहर जाते थे तो आते ही पता था डांट पड़ेगी, पक्का पिटाई होती थी। पीटो छी लेकिन टीवी देखेंगे। रोज की कहानी थी, लेकिन रोज का वो स्पेशल प्रोग्राम था साहब, वो स्पेशल प्रोग्राम मिस नहीं होता। ठीक है, याद कर सकते हैं अपन ऐसे। अब ये अपने को क्या करनी है, डिराइव करनी है। ये लिख लो पहले। थोड़ी सी मैं इसके बारे में बता दूं अगर आपको नहीं पता हो तो। लेटेंट हीट क्या, देखो क्या होती है, गुप्त ऊष्मा क्या होती है। कोई भी निकाय है, कोई भी सिस्टम है, कोई पदार्थ है ना, कोई सब्सटेंस है, तो अगर उसके अंदर उसको अगर नियत ताप पर ऊष्मा दे रहे हो, ठीक है, और ऊष्मा देने से उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है, आयतन में चेंजेज आ रहा है, ठीक है। टेम्परेचर नियत है, आप अगर हीट दे रहे हो, टेम्परेचर तो नियत है, लेकिन आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है, तो वो आयतन में परिवर्तन होने के लिए जो आपने ऊष्मा दी है, या उस सब्सटेंस ने, उस पदार्थ ने जो जो हीट है वो त्याग करी है, निकाली है, वो ही कहलाती है गुप्त ऊष्मा। उसको कहते हैं लेटेंट हीट। मतलब गुप्त गुप्त काम हो गया। मतलब मैं बहुत इजी तरीके से मैं अगर आपको समझाना चाहूँ ना, तो लेटेंट हीट का मतलब है कि जब भी कोई मान लो कोई ऐसा ऐसा हो ना, पानी है, पानी के अंदर आइस रखी है ना, आइस रखी है, तो साहब आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और पानी का तापमान भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप यहाँ पर हीट दे रहे हो, क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हैं सर। अब आप कितनी हीट दो ची, लेकिन जब तक ये आइस नहीं पिघलेगी तो ये इसका तापमान तो मिक्सर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा ना। तो वो टेम्परेचर आप दिए जा रहे हो, पर उस निकाय का, उस सिस्टम का तापमान चेंज नहीं हो रहा, तो वो दी गई ऊष्मा कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, गुप्त ऊष्मा के रूप में। ऐसे ही अपन बात करें कि जब 100 डिग्री का पानी होता है, वो जब बॉईल होना स्टार्ट होता है, तो वो जो 100 डिग्री की भाप है और 100 डिग्री के पानी है, उस 100 डिग्री का पानी कितनी हीट लेके 100 डिग्री की भाप में कन्वर्ट होता है, वो कहलाती है गुप्त ऊष्मा। मतलब तापमान नियत है, लेकिन वो अवस्था, वो आयतन, वो परिवर्तन हो रहा है। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब L का मान जो है, वो L का मान क्या आएगा, L का मान आएगा dq। ये क्या होगा, Q2 माइनस Q1। ये कहलाती है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा अगर मैं सही परिभाषा इसकी बोलना चाहूँ, तो नियत ताप पर किसी निकाय के आयतन के परिवर्तन के लिए ग्रहण की गई या त्यागी गई ऊष्मा क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम के चेंज होने के लिए जितनी हीट रिक्वायरमेंट होती है, वही क्या कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है। क्लियर है मेरी बात, आ रही है समझ में, ठीक है। एल की कहानी अपने को समझ में आ गई, तो मैं साइड में लिख रहा हूँ एल की जो चीज है। एल का मतलब है डी क्यू, और ये है साहब Q2 माइनस Q1। और डेल वी तो अपने को पता है क्या है, V2 माइनस V1। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन यूज करेंगे, ये मत लिखो ची, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कहीं साइड में लिख लो, अगर नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो मैंने ट्रिक्स बताई है आपको याद रखने के लिए फॉर्मूला, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, मैं तो भूल जाता हूँ ये बार बार, तो मेरे को अब याद है, कभी भी पूछ सकते हो आप। क्लाउसियस क्लेप्रोन इक्वेशन, अगर कोई ऑनर्स का स्टूडेंट है फिजिक्स का, उसको तो याद होनी चाहिए, उसको याद होनी चाहिए, ठीक है। देखिएगा, हाँ अपन ये डिराइव कौन सी इक्वेशन से करें, तो अपन यूज करेंगे मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन। क्लाउसियस क्लेप्रोन समीकरण का मतलब सेकंड मैक्सवेल की इक्वेशन। तो वी नो दैट बाय यूजिंग मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, भाई थोड़ी अंग्रेजी चलेगी ना, थोड़ी मैं हिंदी मीडियम वालों को भी अंग्रेजी सिखाना चाह रहा हूँ।
थोड़ी इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी हिंदी सिखाना चाह रहा हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी बात थोड़ी है, कोई पाप नहीं कर रहा ना, ठीक है फिर ठीक है। मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण का प्रयोग करके दूसरी समीकरण क्या थी? दूसरी समीकरण साहब तीसरी समीकरण की उल्टी थी। और तीसरी समीकरण में क्या था? टीवी को आड़ा रखा था, टीवी एस पी। तो अब इनको उल्टा कर दो आप, दूसरी समीकरण आ जाएगी डेल पी अपॉन डेल टी बराबर डेल एस अपॉन डेल वी। क्या हमने सही लिखा है? अरे आप गलत तो नहीं लिखवा रहे? यहाँ पे टी है तो यहाँ पे टी, यहाँ पे वी है तो यहाँ पे वी। ये मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण क्या बिल्कुल सही है? इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। सही जा रहे हैं क्या अपन? बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं सर, ठीक है। दोनों तरफ टी से गुणा करने पर मल्टीप्लाई टी बोथ साइड टी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? टी डेल पी अपॉन डेल टी वी बराबर टी डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी पर। आ रही है समझ में बात? यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? ओहो हो, अब लो फिर स्लॉट आ गया। आप तो स्लॉट क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, डी क्यू बराबर किसके है? टीडीएस के। है कि नहीं है? अरे बोलो है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो समीकरण 2 व 3 से एक साथ लिख दो इसको। समीकरण 2 व 3 से, मतलब टी डी एस है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन? देखिए, तो टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी जगह लिख सकते हैं अपन डेल क्यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ तक ठीक है कहानी? बिल्कुल ठीक है सर। टी को नीचे ले आओ, और डी डेल क्यू क्या है? डेल क्यू क्या है? चेंज इन हीट। तो डेल क्यू जो है, डेल क्यू जो है वो है Q2 माइनस Q1, और Q2 माइनस Q1 ही तो क्या होता है? L होता है। लिख देंगे यहाँ पर अपन, क्योंकि L बराबर क्या होता है? Q2 माइनस Q1, चेंज इन हीट। डेल Q और डेल V क्या है? चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? V2 माइनस V1। तो ये समीकरण ऐसी कैसी? डेल P अपॉन डेल T एट वॉल्यूम V बराबर डी क्यू लिख दिया अपन ने L, डेल V को लिख दिया, T को नीचे ले आए तो T डेल V। ये लो जी, ये आपकी क्या आ गई? क्लास, यही क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे, इधर लिख देता हूँ। चलो, वो जो L लिखा है ना अपन ने, ये वाला, इसके लिए नीचे लिख रहा हूँ मैं, तो लिख देता हूँ मैं थोड़ी सी। नियत ताप पर आयतन परिवर्तन के लिए ग्रहण की गई या त्यागी गई ऊष्मा
गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है सर, शुरू से दिखाओ, शुरू से लिख लो भाई। लिख लो, लिखो। ठीक है, लिख लिया, लिख लो। हो गया, लिख लो, अच्छा आराम से लिख लो। और यही नीचे लिख लो, यही क्लासियस क्लेप्रॉन समीकरण कहलाती है। यही क्लासियस क्लेप्रॉन समीकरण कहलाती है। इसे हम क्या कहेंगे? क्लासियस क्लेप्रॉन समीकरण। क्या होती है? पीटो लेकिन टीवी देखेंगे साहब। क्लासियस क्लेप्रॉन समीकरण क्या है? पीटो लेकिन टीवी देखेंगे। वो सेट होना चाहिए आपके, कैसे लिखना है। पीटो लेकिन टीवी देखेंगे। देखो एक छोटी सी टीवी से अपन क्या पूरा मैक्सवेल सीख गए, है कि नहीं? ठीक है, लिख लो आप, आराम से लिख लो। हो गया क्या भाई? आगे चल सकते हैं क्या फिर अपन? चलें फिर। दूसरा लिखो, प्रत्यास्थ गुणांकों का अनुपात रेशियो ऑफ इलास्टिक कोफिशिएंट। प्रत्यास्थ गुणांकों का अनुपात, रेशियो ऑफ इलास्टिक कोफिशिएंट। इंग्लिश में भी लिख लो साथ साथ में, रेशियो ऑफ, हेडिंग लगा लो। दूसरे एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। प्रत्यास्थ गुणांकों का अनुपात या निष्पत्ति एक ही बात है। ठीक है, और पहले फॉर्मूला देख लेते हैं इसका होता क्या है। अपने को डेरिव या नहीं पता होना चाहिए ना। तो ये उसका होता है ई एस अपॉन ई टी बराबर सी पी अपॉन सी वी बराबर गामा। ये अपने को डिराइव करना है। प्रत्यास्थ गुणांक क्या होता है? इलास्टिक कोफिशिएंट क्या होता है? अरे प्रत्यास्थता पढ़ी है ना 11वीं में, फर्स्ट ईयर में भी होगी मुझे लगता है, जहाँ तक मैकेनिक्स के अंदर याद आ रही है। लास्ट क्लास की यूनिट थी, अगर आपको थोड़ा ध्यान में आ रहा हो तो। नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन यहाँ सीख लेंगे थोड़ा सा। तो अगर नहीं पढ़ा है, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा जहाँ तक मुझे लगता है, अगर पढ़ा भी होगा तो भूल भाल गए होंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ हेडिंग लगा लो आप, क्या? प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक, इलास्टिक कोफिशिएंट। इंग्लिश वाले भी लिख लो साथ साथ में, इलास्टिक कोफिशिएंट। डेफिनेशन लिख लो पहले, लिखो। प्रतिबल व विकृति का अनुपात ही प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। प्रतिबल व विकृति का अनुपात ही प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। इंग्लिश में लिखो, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, है ना। ई है, ई क्या होता है? ई होता है साहब आपके, ये ई को ई तो कहते हैं, इसको ई से दिखाते हैं, कई किताबों में के से भी दिखाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन यहाँ ई यूज करेंगे। तो ई या के क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो प्रतिबल बटा विकृति।
विकृति क्या होती है? विकृति अलग अलग है साहब। आयतन विकृति की बात हो रही है, क्षेत्रफल विकृति की बात हो रही है। जैसे मान लो रस्सी है, तो रस्सी है, वो रस्सी है, उस रस्सी को खींचा, खींचने से उसके जो आयतन में कितना चेंजिंग आया, उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन आया। अगर उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन आया, डेल एल, तो डेल एल, और उसकी पहले की लंबाई कितनी थी, प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, एल, तो डेल एल बट्टा एल क्या कहलाती है? विकृति। ठीक है। ऐसी अगर आयतन की बात करें तो कोई बॉक्स है, उस बॉक्स पर अगर आप प्रेशर लगाओगे, ठीक है, उस पर प्रेशर लगाओगे, क्लियर है मेरी बात, उसके आयतन में चेंज आएगा, चेंज आएगा, तो डेल वी, और उसका पहले का आयतन क्या था, वी, तो डेल वी अपॉन वी, ये क्या कहलाता है? विकृति कहलाती है। बात समझ में आ रही है? सर ये प्रसार में है या कंप्रेशन में है? क्लियर है मेरी बात? तो देखो, जब आप के सामने विकृति अगर पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब एक्सपेंशन हो रहा होगा, जो फाइनल जो आयतन है वो धनात्मक हो रहा होगा, इसका मतलब डेल वी अपॉन वी। अगर कंप्रेशन है, अगर संपीड़न है या संकुचन है, तो डेल वी के आगे माइनस आ जाएगा, एक नेगेटिव आ जाएगा। वो अपन ऑटोमेटिक है, V2 माइनस V1 करोगे फाइनल, अपन टेंशन नहीं रखेंगे, झमेला नहीं रखेंगे, V2 माइनस V1 है उसे, कि भाई V2 फाइनल माइनस इनिशियल। विकृति स्ट्रेन का मतलब। और प्रतिबल, प्रतिबल क्या है? प्रतिबल एक प्रकार का दाब ही तो है। प्रतिबल क्या होता है? दाब की तरह ही काम। प्रतिबल की और दाब की विमा समान होती है साहब। तो इसका मतलब प्रतिबल और दाब एक प्रकार से एक ही है। दाब क्या होता है? बल बट्टा क्षेत्रफल, बल बट्टा क्षेत्रफल। तो प्रतिबल का मान ही है बल बट्टा क्षेत्रफल है, यानी कि दाब ही है, प्रेशर ही है। प्रतिबल को आप प्रेशर की तरह ही यूज कर सकते हो, स्ट्रेस, ये तो टेक्निकल लैंग्वेज है अपने, ये दाब ही एक प्रकार का। क्लियर है मेरी बात? बात समझ में आ रही है? लिख लो, फॉर्मूला भी लिख लो आप। स्ट्रेन का अगर मैं लिखना चाहूँ फॉर्मूला, तो क्या होता है भाई? स्ट्रेन, स्ट्रेन है, इसको एस से दिखाते हैं, और एस आपका होता है माइनस का डेल वी अपॉन वी, आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन। ठीक है। अब एक लाइन लिख लो, नीचे लिखो, अपन फॉर्मूला लिखेंगे तो इसके लिए लिखो, माना डेल पी प्रतिबल के कारण, माना डेल पी प्रतिबल के कारण आयतन में परिवर्तन डेल वी है, आयतन में परिवर्तन डेल वी है, ड्यू टू डेल पी स्ट्रेस, चेंज इन वॉल्यूम इज डेल वी, ड्यू टू डेल पी स्ट्रेस, चेंज इन वॉल्यूम डेल वी, देन इलास्टिक कोफिशिएंट, आयतन में परिवर्तन डेल वी है, तो प्रत्यास्थता गुणांक, क्या होता है प्रत्यास्थता गुणांक? देखो जैसे मान लो कि ये बॉक्स है, इस बॉक्स पर आप प्रेशर लगा रहे हो, कितना लगा रहे हो? डेल पी, और डेल पी प्रेशर लगाने से मतलब प्रतिबल, इतने प्रतिबल लगाने से इसमें विकृति कितनी उत्पन्न हुई है, या इसके आयतन में कितना चेंज हुआ है? डेल वी। कितना चेंज हुआ है? डेल वी। मान लो क्या इसके आयतन में क्या हो गया? चेंज। तो अगर आपको ई लिखना है जनाब, ई लिखना है, तो ई क्या आएगा? प्रतिबल बटा विकृति, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कितना है? डेल पी, और स्ट्रेन विकृति कितनी है? माइनस क्या? डेल वी बाई वी। समझ में आया फॉर्मूला? ये फॉर्मूला समझाने के लिए कहानी समझाई है मैंने, वरना बहुत बेसिक बेसिक बात है, 11वीं क्लास की बात है, कहीं कोई नहीं बताता, सीधा फॉर्मूला बताते हैं। अब बात समझ में आ रही है? ये चीज तभी समझ में आएगी जब आपका बेसिक अच्छा होगा। प्रतिबल बटा विकृति, डेल पी अपॉन डेल माइनस का डेल वी अपॉन वी, प्रतिबल बटा, ये कहानी है। अगर आप पी प्रतिबल का यूज करोगे तो आयतन में अगर मान लो कि परिवर्तन डेल वी है, तो ये आपकी क्या होगी? प्रत्यास्थता गुणांक होगा। ये आपका क्या होगा? प्रत्यास्थता गुणांक। लिख लो आप आराम से। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, कैसे कि ई जो है
ई जो है, इसको ई को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ माइनस का वी, ये वी को ऊपर ले आए और डेल पी अपॉन डेल वी को ऐसे लिख दो आप, डेल पी अपॉन डेल वी। तो कोई दिक्कत थोड़ी किसी को, गौर से देखो, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो काम होंगे, दो चीजें होंगी यहाँ पर, दो प्रकार के कहानियां निकल के आएगी। एक तो होगा समतापी परक्रम के लिए प्रत्यास्थता गुणांक, और एक होगा आपके रुद्रोष्म परक्रम के लिए प्रत्यास्थता गुणांक। समतापी प्रक्रम का मतलब होता है आइसोथर्मल, रुद्रोष्म यानी एडियाबेटिक। समतापी के अंदर क्या खास बात है? समतापी में जनाब जो टेम्परेचर है ना वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है समतापी में, आइसोथर्मल बोलते हैं ना। और रुद्रोष्म में एंट्रोपी नियत रहती है। ये ऐसे विकृति नहीं, ध्यान रखना, एंट्रोपी है। एंट्रोपी क्या रहेगी? नियत रहेगी। कौन से प्रक्रम में? रुद्रोष्म प्रक्रम में। वापस बेसिक बात मेरे को छेड़नी पड़ेगी, मेरे को लगता है यहाँ कुछ थोड़ा कम पल्ले पड़ेगा आपके। देखो चलो मैं बताता हूँ फिर। ये नहीं पढ़ा गया आपने आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ठीक है? नहीं है तो थोड़ा सा मैं बता दूँ। देखो दो तीन बातें निकल के आती है यहाँ से, कोई ना बेसिक बेसिक बात मैं अलग से बता रहा हूँ आपकी। एक होता है आइसोबारिक, आइसोबारिक, आइसोबारिक में प्रेशर जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है। एक होता है आइसोकोरिक, इसके अंदर वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। और कौन सा? एक होता है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस, इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है? एक प्रोसेस होता है आपका एडियाबेटिक, इसके अंदर आपके एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रहती है। ये बहुत बेसिक बात है, बहुत काम की बात है। अगर हिंदी वालों को अब फील आएगा साहब, ये है आपका समदाबी प्रक्रम, याद आया? बिल्कुल याद आया सर। ये है समायतनिक, याद आया? याद आ गया जी, ठीक है। ये है आपका समतापी, ठीक है? ये है आपका रुद्रोष्म, याद आ गया? बोलो, ठीक है सर। ये तो पता है हमें, समतापी में प्रेशर कांस्टेंट है, दाब कांस्टेंट है, समायतनिक में आयतन कांस्टेंट है, समतापी में तापमान कांस्टेंट है। ये रुद्रोष्म में एंट्रोपी नियत है। ये बात हजम नहीं हो रही सर, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है ना कहाँ दिक्कत आ सकती है आपके। देखो एक बात मुझे बताओ, रुद्रोष्म का मतलब क्या है? एडियाबेटिक का मतलब क्या है? एडियाबेटिक का मतलब है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर हीट का क्या नहीं हो, एक्सचेंज नहीं हो, जहां एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो। एक निकाय और सराउंडिंग के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, निकाय और वातावरण के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान शून्य हो, किसी प्रकार की कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो, मतलब डीक्यू की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। डीक्यू की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। और अपने को पता है साहब क्या, ये तो पता है ना कि रुद्रोष्म का बेसिक मतलब क्या है? ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता उसमें, है ना? तो डीक्यू की वैल्यू क्या है? जीरो है। तो मुझे आप बताओ कि ऊष्मा गतिकी का सेकंड नियम क्या कहता है? सेकंड नियम ये कहता है, इसका जन्मसिद्ध अधिकार है एंट्रोपी का फॉर्मूला देना, और वो क्या है? ds अपॉन dq अपॉन t। अपन पढ़ते हैं कि साहब dq बराबर है tds, है ना? तो dq का मान तो क्या होता है एडियाबेटिक में? जीरो। तो tds बराबर क्या है? जीरो। इसका मतलब ds बराबर क्या है भाई? ds बराबर क्या है? जीरो। ds बराबर जीरो का मतलब क्या है? चेंज इन एंट्रोपी जीरो आ रहा है, चेंज इन एंट्रोपी जीरो आ रहा है। इसका मतलब S यहां पर क्या रहेगा? कांस्टेंट, नियत। अरे बात पल्ले पड़ी क्या? अब बात पल्ले पड़ी? कहां थे, कहां पहुंच गए? कोई नहीं,
बेसिक आना चाहिए। अगर आप रफ वफ में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं वापस अपने टॉपिक पे जाना चाहूँगा, ठीक है ना। बहुत बेसिक सी बात है, पर ठीक है, अपने को नहीं पता ये वाली बात कि एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी है वो नियत रहती है, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्यों रहती है। नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात, ये भी अपने को ध्यान में रहना चाहिए, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, बहुत बेसिक वाली बात है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, क्या चीज़ लिखूँ, पहली बात फॉर इलास्टिक कोफिशिएंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, प्रत्यास्था समतापीय प्रक्रम के लिए प्रत्यास्था गुणांक, हिंदी में लिख लोगे समतापीय प्रक्रम के लिए प्रत्यास्था गुणांक, और वो क्या होगा, ET बराबर माइनस के डेल P अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरी बात, इलास्टिक, अरे यार इलास्टिक कोफिशिएंट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए, और वो क्या होगा एडियाबेटिक के लिए, नियत क्या रहेगी यहाँ पर, एंट्रोपी, तो ES बराबर माइनस के, सॉरी इसमें V भी तो था, V भी तो था ना यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, माइनस के V डेल V अपॉन डेल P अपॉन डेल V एट कांस्टेंट एंट्रोपी। अपने को निकालना क्या था, प्रत्यास्था गुणांकों के अनुपात ES बट्टा ET, है ना।